लास्ट टाइम जो आइसोमर्स के बारे में आप लोगों ने स्टडी किया था, जो लेक्चर लिया था, वो आप लोगों ने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड लिया था कि आप लोगों ने इनऑर्गेनिक कंपाउंड या कम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर जो आइसोमर्स हैं उनको दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक को आप लोग कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स कहते हैं और दूसरे को स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। इसी तरह आज जो आप लोगों ने पढ़ना है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड पढ़ना है। इसमें आप लोगों के पास कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स इसी तरह के होते हैं जिस तरह आप लोगों ने डेफिनेशन इनऑर्गेनिक के पार्ट में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के चैप्टर में पढ़ी थी, कि जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन एटम्स की कनेक्टिविटी डिफरेंट हो, तो उस तरह के कंपाउंड को आइसोमर्स को हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स कहते हैं। जिस तरह यहाँ पर आप लोगों के पास शो हो रहा है कि आप लोगों के पास ये आप लोगों के पास स्ट्रक्चर है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो C3H6O3 है, जिसमें आप लोगों के पास लास्ट ये वाला जो कार्बन है इसके साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड कनेक्ट है और इस कार्बन के एक साइड पर कार्बन अटैच है और दूसरी साइड पर हाइड्रोजन अटैच है, जिसकी वजह से ये फंक्शनल ग्रुप जो है आप लोगों के पास अल्डिहाइड ग्रुप का बनता है। इसके बाद अगर आप लोग इसी स्ट्रक्चर को राइट साइड वाली स्ट्रक्चर को चेक करते हैं तो उस कंडीशन में इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6O3 है, यानी कि इसका जो पहले आप लोगों ने एग्जांपल स्टडी किया है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और दूसरे का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। लेकिन जिस वक्त हम एटम्स की कनेक्टिविटी चेक करते हैं तो उस कंडीशन में ये कार्बन जो डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन के साथ अटैच है, ये कार्बन दोनों साइड से कार्बन के साथ अटैच है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो फंक्शनल ग्रुप आप लोगों के पास मौजूद है इसको हम कीटोनिक ग्रुप कहते हैं। इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है दोनों में, जस्ट एटम्स की कनेक्टिविटी एक दूसरे के साथ अटैचमेंट जो है वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से एक स्ट्रक्चर दूसरी स्ट्रक्चर से डिफरेंट है और इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। इस तरह के आइसोमर्स को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, जिसमें एटम का मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन एटम्स की दूसरे एटम के साथ कनेक्टिविटी डिफरेंट हो, तो इन आइसोमर्स को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। और दूसरे को हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड जो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम हो और एटम्स की दूसरे एटम्स के साथ कनेक्टिविटी भी सेम हो, जस्ट उनकी स्पेस के अंदर अरेंजमेंट डिफरेंट हो। जिस तरह बिलो आप लोगों के पास एग्जांपल दी हुई है जिसमें ये अल्डिहाइडिक ग्रुप है और दूसरा जो है वो भी अल्डिहाइडिक ग्रुप है, इसमें 3 कार्बन है, इसमें भी 3 कार्बन है और इसके साथ सेंटर वाला कार्बन जो है 1 2 3 पोजीशन पर जो कार्बन है उसके साथ एक अल्डिहाइडिक हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है, दूसरा जो है वो OH ग्रुप अटैच है, दूसरी थर्ड जो है वो CH2OH ग्रुप अटैच है और फोर्थ ग्रुप जो है वो अल्डिहाइडिक ग्रुप अटैच है। इसी तरह अगर आप लोग इस सेकंड कार्बन को चेक करते हो तो उस कंडीशन में इस कार्बन के साथ भी एक जो है अल्डिहाइडिक ग्रुप है, दूसरा जो है हाइड्रोजन अटैच है, तीसरा जो है OH ग्रुप अटैच है और फोर्थ जो है वो CH2OH ग्रुप अटैच है। इसका मतलब है एटम्स की दूसरे एटम्स के साथ कनेक्टिविटी सेम है, एक एटम के साथ दूसरे एटम्स जो है वो सेम कनेक्ट है, जस्ट इनमें डिफरेंस क्या है, एक स्ट्रक्चर में OH ग्रुप और हाइड्रोजन जो है वो राइट साइड पर है और जिस वक्त हम राइट साइड वाली स्ट्रक्चर को चेक करते हैं तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन और OH ग्रुप की पोजीशन जो है वो लेफ्ट साइड पर है और राइट साइड पर CH2OH ग्रुप है।
इसका मतलब है कि एटम्स की कनेक्टिविटी सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, जस्ट इनकी स्पेस के अंदर अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट है। इस तरह के आइसोमर्स को हम स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। और वो वाले कंपाउंड जो लाइट को, अगर इन कंपाउंड पर हम लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट फॉल करवाते हैं, तो उस कंडीशन में ये कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। अगर ये कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, तो उस कंडीशन में हम इसको कहते हैं कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। और अगर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि ये कंपाउंड जो है वो लीवो रोटेटरी है। और इस तरह के वो वाले कंपाउंड होते हैं जो एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं, जिसमें एटम्स की अरेंजमेंट स्पेस के अंदर दोनों की अपोजिट होती है। यानी कि अगर जो लेफ्ट साइड पर है वो राइट साइड पर हो जाते हैं, और जो राइट साइड पर वाले एटम्स या ग्रुप हैं वो लेफ्ट साइड पर हो जाते हैं। इन दोनों की स्पेस में अरेंजमेंट जो है अपोजिट हो जाती है। इस तरह के कंपाउंड्स को, आइसोमर्स को हम कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, और इनको हम दूसरा नाम देते हैं एनेंशियोमर्स। और एनेंशियोमर्स वो वाले कंपाउंड होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। अगर वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट नहीं करते, तो उस कंडीशन में उन कंपाउंड को हम ऑप्टिकली इनएक्टिव कहते हैं। और वो वाले कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देते हैं, उनको हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। और ऐसा कार्बन जो 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच हो, उसको हम कहते हैं कायरल कार्बन। जिस तरह यहाँ पर आप लोगों के पास ये कार्बन शो हो रहा है, जिसके साथ एक साइड पर हाइड्रोजन है, दूसरी साइड पर जो है OH ग्रुप है, तीसरी साइड पर आप लोगों के पास CH2OH ग्रुप है, और फोर्थ साइड पर आप लोगों के पास अल्डिहाइड ग्रुप है। इसका मतलब है कि ये कार्बन 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप या एटम्स के साथ कनेक्ट है। इस तरह के कार्बन को हम कायरल कार्बन कहते हैं या कायरल सेंटर कहते हैं। ऐसा कार्बन जो 4 डिफरेंट ग्रुप से या 4 डिफरेंट एटम से कनेक्ट होता है, उस कार्बन को हम कायरल कार्बन या कायरल सेंटर कहते हैं। और उसी कायरल कार्बन की वजह से कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है। उसी कार्बन की वजह से कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है एनोमर्स। एनोमर्स वो वाले अल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप होते हैं, क्योंकि आप लोग ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज इनके एग्जाम्पल पढ़ते हो, इसमें ये पॉसिबिलिटी है कि ये साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। इस तरह के अल्डिहाइडिक या हाइड्रोकार्बन जो हैं, जिनमें OH ग्रुप और कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद होता है, उनमें ये पॉसिबिलिटी होती है कि वो साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। इस तरह जिसमें OH ग्रुप एक लोन पेयर को डोनेट करके कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करता है, और अटैक करने के बाद ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह इसकी रिंग फॉर्मेशन के जरिए जो स्ट्रक्चर बनती है, जिसमें OH ग्रुप या तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा या अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, इस तरह के स्ट्रक्चर को हम एनोमर्स कहते हैं। जिस वक्त ग्लूकोज या फ्रक्टोज
साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं, और साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद कुछ स्ट्रक्चर ऐसी होती हैं जिसमें OH ग्रुप अबव द प्लेन होता है और हाइड्रोजन जो है वो बिलो द प्लेन होता है, और कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती हैं जिसमें OH ग्रुप जो है बिलो होता है और हाइड्रोजन जो है वो अपवर्ड होता है। इस तरह की स्ट्रक्चर को हम एनोमर्स कहते हैं, जिसमें OH की पोजीशन और हाइड्रोजन की पोजीशन जो है वो चेंज होती है, या तो अपवर्ड, एक में OH ग्रुप की पोजीशन अपवर्ड डायरेक्शन में होती है, दूसरे स्ट्रक्चर में OH की ग्रुप डाउनवर्ड होती है। इस तरह की जो आप लोगों के पास स्ट्रक्चर हासिल होती हैं उनको हम एनोमर्स कहते हैं। इसके रिलेटेड YouTube पर वीडियो है, वो आप लोगों ने चेक कर लेनी है, उसका लिंक इस स्लाइड में शेयर किया हुआ है। इसको आप लोग ओपन करोगे तो कंडीशन में इसकी कंप्लीट डिटेल उसमें दी हुई है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का है रेजोनेंस थ्योरी। रेजोनेंस का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट करना, इसको हम कहते हैं रेजोनेंस। कि एक साइड पर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कम होता है और दूसरी साइड पर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा होता है। जिस तरह आप लोग इसमें सबसे पहले एग्जांपल बेंजीन के लेते हो, जिसमें पाई बॉन्ड जो है वो आसानी के साथ रोटेट कर सकता है, क्योंकि इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जो इसके अंदर एक बेंजीन के अंदर 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, और हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, और वो इलेक्ट्रॉन जो है फ्रीली सर्किट के अंदर मूव कर सकता है, और उसी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से ये जो आप लोगों के पास पाई बॉन्ड बनता है इसके दरमियान, वो आसानी से मूव कर सकता है। और इस तरह के स्ट्रक्चर जिसमें आप लोगों के पास अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड हो, उस कंडीशन में ये पाई बॉन्ड या इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो आसानी से मूव कर सकता है। और इस तरह की फॉर्म को जिसमें पाई बॉन्ड या इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मूव कर सकता है, उसको हम कहते हैं कि इसके अंदर रेजोनेंस हो रही है। वो वही स्ट्रक्चर्स जिसमें अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होगा, एक दफा सिंगल बॉन्ड होगा, उसके बाद डबल बॉन्ड होगा, फिर सिंगल बॉन्ड होगा, फिर डबल बॉन्ड होगा, इस तरह के स्ट्रक्चर को हम अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर कहते हैं। और इस तरह के स्ट्रक्चर में रेजोनेंस मौजूद होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है आसानी से मूव कर सकता है। और इन कंपाउंड को हम कहते हैं कि इन कंपाउंड के अंदर रेजोनेंस मौजूद है। और वो वाले कंपाउंड जिसमें रेजोनेंस मौजूद होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा, और वो वाले कंपाउंड जिनमें रेजोनेंस नहीं होगी वो वाले कंपाउंड कम स्टेबल होंगे। इसके बाद वो कहता है कि एक तो होगी एग्जांपल वो वाले कंपाउंड जिसमें अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड हो। इसके साथ वो कहता है आप लोगों के पास कुछ ऐसे सिस्टम्स भी हैं जिसमें आप लोगों के पास अनसैचुरेटेड सिस्टम, यानी कि ऐसा सिस्टम जिसमें एक एटम का दूसरे एटम के साथ डबल बॉन्ड है, या ऐसा सिस्टम जिसमें एक एटम का दूसरे सिस्टम एटम के साथ ट्रिपल बॉन्ड है, वो अगर किसी ऐसे एटम के साथ अटैच हो जिसके पास लोन पेयर हो, या उसके ऐसे एटम के साथ अटैच हो जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो, या किसी ऐसे एटम के साथ अटैच हो जिस पर प्लस चार्ज हो, तो उस कंडीशन में ये अनसैचुरेटेड सिस्टम जो है वो रेजोनेंस शो कर सकता है। और इसकी सबसे पहली एग्जांपल जो दी हुई है वो ओजोन की दी हुई है, जिसमें एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होता है और सेंटर वाला ऑक्सीजन जो है दूसरे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के साथ शेयर होता है, यानी डबल बॉन्ड बनाया होता है एक ऑक्सीजन है दूसरे के साथ। तो इस कंडीशन में एक ऑक्सीजन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है,
सेंटर वाला ऑक्सीजन जो है उसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और एक दूसरा जो है जिसने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है वो टर्मिनल ऑक्सीजन जो है उसके पास दो लोन पेयर है। एक ऑक्सीजन जिसने सेंटर वाले ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है उसके पास तीन लोन पेयर हैं। सेंटर वाला ऑक्सीजन जो है उसके पास सिंगल या एक लोन पेयर है, और वो वाला टर्मिनल ऑक्सीजन जिसने सेंटर वाले ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया हुआ है उसके पास दो लोन पेयर है। इस कंडीशन में ये जिसके पास तीन लोन पेयर हैं वो वाला ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को एक लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, क्योंकि उसके पास लोन पेयर की एक्सेस है, उसके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेस में है। और इस कंडीशन में जिस वक्त वो लोन पेयर को डोनेट करता है तो ये जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक होकर टर्मिनल ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाता है, या ये कह लो कि ये जो पाई बॉन्ड जो दो इलेक्ट्रॉन की वजह से बना हुआ है ये दोनों इलेक्ट्रॉन टर्मिनल ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाते हैं, और उस कंडीशन में आप लोगों के पास इसके स्ट्रक्चर जो है इसमें कन्वर्ट हो जाती है। और इसी तरह जिस वक्त ये स्ट्रक्चर जो है वो आसानी से दोबारा से ये पाई बॉन्ड इस कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दरमियान शिफ्ट हो सकता है, और ये पाई बॉन्ड जो पहले बना था वो दोबारा से लोन पेयर के साथ टर्मिनल ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो सकता है। और इस कंडीशन में इसकी ओजोन की दो रेजोनेंस फॉर्म बनती हैं। इस कंडीशन में ये वाला सिस्टम जो है वो अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड का मतलब इस ऑक्सीजन के दरमियान और इस ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड है, और ये वाला ऐसा एटम है जिसके पास लोन पेयर मौजूद है। इस कंडीशन में ये ऑक्सीजन जो है लोन पेयर को डोनेट करेगा और उसके अपोजिट डायरेक्शन में पाई बॉन्ड ने मूव करना है, और उस कंडीशन में ये इसकी दोनों रेजोनेंस फॉर्म बनती हैं। और ये इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल की शो किया हुआ है कि आप लोगों के पास ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग किस तरह हो रही है। ये जो सिंगल बॉन्ड जो है वो सिग्मा ओवरलैपिंग के जरिए बन रहा है, उसके बाद इसके साथ जो पाई बॉन्ड शो किया हुआ है वो ये ऑर्बिटल जो हैं इनकी पैरेलल ओवरलैपिंग हो रही है, जिसके नतीजे में पाई बॉन्ड बना हुआ है, और ये इसके पास एक लोन पेयर मौजूद है जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है। जिस वक्त ये इस लोन पेयर को डोनेट करता है तो उस कंडीशन में ये इधर शिफ्ट हो जाता है, और ये टोटल दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाते हैं, और उस कंडीशन में इनकी ऑर्बिटल जो है इस तरह पैरेलल ओवरलैपिंग होती है, जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन के दरमियान और इस ऑक्सीजन के दरमियान पाई बॉन्ड बन जाता है, और लोन पेयर जो है वो टर्मिनल ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाता है। इस स्ट्रक्चर की ये ऑर्बिटल के जरिए स्ट्रक्चर शो की हुई है, और ये जो स्ट्रक्चर है इसकी ऑर्बिटल के जरिए ये स्ट्रक्चर शो की हुई है, और इसके साथ ये इनकी रेजोनेंस फॉर्म शो की हुई है कि जो ओजोन है या ओजोन स्ट्रक्चर जो है उसमें जो रेजोनेंस फॉर्म मौजूद है। इसके बाद ये एग्जांपल दी हुई है कि अगर आप लोगों के पास ऐसा कार्बन या ऐसी स्पीशी है जिस पर नेगेटिव चार्ज है और इसके साथ आप लोगों के पास अनसैचुरेटेड सिस्टम अटैच है, तो उस कंडीशन में वो वाली साइड जिस पर नेगेटिव चार्ज है यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है उस स्पीशी ने उस एटम ने लोन पेयर को डोनेट करना है साथ वाले कार्बन पर, जिसकी वजह से जो पहले पाई बॉन्ड जो अनसैचुरेटेड सिस्टम था उससे पाई बॉन्ड जो है टर्मिनल एटम पर शिफ्ट हो जाता है, और इस कार्बन के दरमियान और इस एटम के दरमियान पाई बॉन्ड बन जाता है, और इसके दरमियान सिंगल बॉन्ड बन जाता है और इस एटम पर नेगेटिव चार्ज आता है। ये इसकी दूसरी रेजोनेंस फॉर्म। इसके बाद थर्ड एग्जांपल है कि अगर आप लोगों के पास अनसैचुरेटेड सिस्टम ऐसे एटम से अटैच हो जिसके पास लोन पेयर हो, तो उस कंडीशन में भी इनके दरमियान रेजोनेंस हो सकती है। उस कंडीशन में आप लोगों ने ये देखना है कि कौन सा एटम जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी पाई बॉन्ड ने उस डायरेक्शन में मूवमेंट शो करनी, क्योंकि इस कंडीशन में आप लोगों के पास
डबल बॉन्ड जो है वो कार्बन के दरमियान और ऑक्सीजन के दरमियान मौजूद है। और जिस वक्त हम चेक करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उस कंडीशन में कि कार्बन की निस्बत ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड ने ऑक्सीजन की तरफ मूव करना है। जिस वक्त ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ मूव करता है तो उस कंडीशन पर इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, और इस डेफिशिएंसी को साथ में जो लोन पेयर रखने वाला एटम अटैच होगा वो लोन पेयर को डोनेट करके डेफिशिएंसी को कंप्लीट कर देता है। जिस डायरेक्शन में पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो एटम लोन पेयर को डोनेट करेगा उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। आप लोगों ने जब भी ये रेजोनेंस फॉर्म ड्रा करनी है तो उस कंडीशन में इन पर चार्ज का खास ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आप लोग चार्ज अपोजिट लिख देते हो तो इस पर आप लोग प्लस चार्ज लिखते हो और इस पर नेगेटिव चार्ज लिखते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों की रेजोनेंस फॉर्म टोटल गलत होगी। ठीक है, इसलिए आप लोगों ने इस चीज का चार्जेस का ख्याल रखना है कि किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे उस डायरेक्शन में आप लोगों ने नेगेटिव चार्ज लिखना है, और जिसके पास से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उस पर आप लोगों ने पॉजिटिव चार्ज लिखना है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो रही है। इसके बाद अगर ऐसा जस्ट सिस्टम हो जिसमें अनसैचुरेटेड सिस्टम हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास लोन पेयर जो है उस डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी। यहाँ पर जो आप लोगों के पास एग्जांपल दी हुई है इसमें एक कार्बन है और इसके साथ जो है डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन अटैच है। इस कंडीशन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की निस्बत ज्यादा है। इसका मतलब है कि इस पाई बॉन्ड ने ऑक्सीजन की डायरेक्शन में मूव करना है, या ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन की डायरेक्शन में मूव करेंगे। और जिस वक्त इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की डायरेक्शन में मूव करेंगे इसका मतलब है कि ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होंगे, और उसी वजह से ऑक्सीजन पर जो है वो नेगेटिव चार्ज आएगा। और कार्बन ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, इस वजह से उस पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई है, और जिस स्पीशी पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है उस पर हम प्लस का साइन यूज करते हैं। इसके बाद थर्ड एग्जांपल है कि अगर आप लोगों के पास अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ ऐसा एटम अटैच हो जिस पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, जिस पर प्लस चार्ज है, तो उस कंडीशन में अनसैचुरेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम की तरफ मूव करते हैं, और जिस वक्त ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो उस कंडीशन में उसकी डेफिशिएंसी को वो खत्म कर देंगे, और जिस डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उस वाले के टर्मिनल कार्बन पर ये डेफिशिएंसी जनरेट कर देते हैं, जिसकी वजह से जिस पर इलेक्ट्रॉन की पहले डेफिशिएंसी थी वो न्यूट्रल हो जाता है, और जिस डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन ने मूवमेंट की है उस पर प्लस चार्ज आ जाता है। अब यहाँ पर जो प्लस चार्ज था, जिस वक्त ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ है तो इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ गया, जिसकी वजह से ये कार्बन जो है वो न्यूट्रल फॉर्म में मौजूद है इस स्ट्रक्चर में, और इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, इस वजह से इस पर प्लस चार्ज लिखा है। इसके बाद ये भी सेम एग्जांपल है कि आप लोगों के पास ये अनसैचुरेटेड सिस्टम है, इसके साथ ये कार्बन जो है उस पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। अब ये पाई बॉन्ड जो है इधर शिफ्ट होगा, और जिस वक्त ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा इसका मतलब है कि इस कार्बन पर जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी वो कंप्लीट हो गई है, और इस डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन ने इधर मूव किया है, इसका मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो चुकी है, इस वजह से इस पर प्लस चार्ज हो गया, और उस कंडीशन में ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो सकता है और इसके साथ इधर शिफ्ट हो सकता है, और इसी तरह ये मूवमेंट शो कर रहा होता है जिसकी वजह से ये रेजोनेंस शो करता है। और वो वाले कंपाउंड जिनमें रेजोनेंस ज्यादा होगी वो वाले कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होते हैं,
और वो वाले कंपाउंड जिनमें रेजोनेंस कम होगी वो कम स्टेबल होते हैं। इसके साथ ये कुछ एग्जांपल दी हुई है जिसमें उन्होंने एरो के जरिए शो किया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो रही है। तो ये लोन पेयर इधर शिफ्ट हो रहा है और ये पाई बॉन्ड जो है वो इधर शिफ्ट हो रहा है। जिस वक्त ये लोन पेयर इधर शिफ्ट होगा तो उस कंडीशन में इस ऑक्सीजन के दरमियान और इस कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। और ये टोटल लोन पेयर ने इधर शिफ्टिंग की है तो इसका मतलब है ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेस में था वो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ गया, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन जो है वो न्यूट्रल फॉर्म में हो जाएगा। और यहाँ से पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ है, इसका मतलब है कि इधर से एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ चुका है, जिसकी वजह से जिस वक्त इसकी रेजोनेंस फॉर्म ड्रा करते हैं तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड, उसके बाद इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड, और इस कार्बन पर आप लोगों ने नेगेटिव चार्ज साथ में लिखना है। इसी तरह बी स्ट्रक्चर जो है इसमें लोन पेयर मूवमेंट शो करेगा या नहीं? आप लोगों में से कोई बता सकता है इसमें इलेक्ट्रॉन ने मूवमेंट शो करनी है या नहीं करनी? क्योंकि आप लोगों ने 3 पॉइंट पढ़े हैं, या तो आप लोगों के पास चार, या तो आप लोगों के पास सिस्टम जो है ऐसे सिस्टम के साथ अनसेचुरेटेड सिस्टम ऐसे सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जो साथ में अनसेचुरेटेड हो, यानी कि अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड हो, या आप लोगों के पास अनसेचुरेटेड सिस्टम जो है ऐसे सिस्टम के साथ अटैच हो जिसमें एटम्स के पास लोन पेयर हो, या ऐसे सिस्टम के साथ अटैच हो जिसमें एटम्स जो डायरेक्टली अनसेचुरेटेड सिस्टम के साथ अटैच है उस पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो, या अनसेचुरेटेड सिस्टम ऐसे सिस्टम के साथ अटैच हो जिसमें लोन पेयर मौजूद हो, जिस एटम के पास लोन पेयर मौजूद हो, उस कंडीशन में रेजोनेंस होगी, अदरवाइज रेजोनेंस नहीं होगी। जिस वक्त आप लोग इसकी रेजोनेंस इस तरह ड्रा करते हो उस कंडीशन में इसकी रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि इसके साथ वाला जो कार्बन है उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी मौजूद नहीं है, ना ही उसके पास कोई लोन पेयर है, ना ही उसमें इतनी कैपेसिटी है कि वो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सके। जिस वक्त इसमें हम पाई बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो उस कंडीशन में ये पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग के बाद इस पर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इस पर जो है वो प्लस चार्ज आ जाता है। इसकी रेजोनेंस फॉर्म नहीं होगी क्योंकि इसके साथ वाला जो कार्बन है उसमें इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से उसमें रेजोनेंस भी मौजूद नहीं होगी। इसके बाद ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिसमें रेजोनेंस शो की हुई है कि आप लोगों के पास अगर इस तरह का सिस्टम हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास रेजोनेंस की फॉर्म किस तरह की बनती है। अगर आप लोगों के पास इस तरह का सिस्टम है कि इसके दरमियान कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है और इसके साथ वाला जो कार्बन अटैच है उस पर नेगेटिव चार्ज है, उस कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन रिच साइड है, ये आप लोगों के पास अनसैचुरेटेड सिस्टम है और इसके साथ वाला जो कार्बन है उस पर नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब है ये नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन को इस साइड पर डोनेट कर सकती है, जिसकी वजह से ये पाई बॉन्ड ब्रेक होकर कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन के साथ ऑक्सीजन पर चला जाता है और उस कंडीशन में इन दोनों कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाता है और इस ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड बनता है और चार्ज जो है ऑक्सीजन पर नेगेटिव हो जाता है और ये कार्बन जो है वो न्यूट्रल हो जाता है। और अगर आप लोगों के पास स्ट्रक्चर इस फॉर्म में आती है तो उस कंडीशन में इसकी रेजोनेंस फॉर्म इस तरह होगी कि इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, इसने लोन पेयर शिफ्ट करना है इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के दरमियान। जिस वक्त ये लोन पेयर को डोनेट करेगा, क्योंकि इस चीज का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है कि कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। जिस वक्त इस ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बनेगा तो इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान से पाई बॉन्ड फौरन से ब्रेक हो जाएगा और उस कंडीशन में ये पाई बॉन्ड जो है इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा।
इसके जरिए इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड बनेगा और इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और इस ऑक्सीजन के दरमियान और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बनेगा, और ये ऑक्सीजन इसने इलेक्ट्रॉन लोन पेयर को डोनेट किया है, इस वजह से ये न्यूट्रल फॉर्म में शिफ्ट हो जाएगा, और इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, एक्सेप्ट करने की वजह से इस पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, इस वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। इसके बाद सेकंड स्ट्रक्चर जो है, इसमें अगर आप लोग रेजोनेंस फॉर्म ड्रा करते हो इस तरह, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस कंडीशन में आप लोगों के पास कार्बन के 5, जिस वक्त रेजोनेंस फॉर्म ड्रा करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों को कार्बन के 5 बॉन्ड बना रहे हो, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम आप लोगों को पता है कि कार्बन मैक्सिमम जो है वो 4 बॉन्ड बना सकती है, इससे ज्यादा 4 बॉन्ड नहीं बना सकती, और इसी वजह से अगर आप लोगों ने कहीं भी रेजोनेंस के दौरान कार्बन के 4 से 5 बॉन्ड बनाए तो इसका मतलब है कि आप लोगों की वो रेजोनेंस फॉर्म गलत है। जब भी रेजोनेंस फॉर्म बनानी है उस कंडीशन में आप लोगों के कार्बन के मैक्सिमम 4 बॉन्ड होने चाहिए। अगर कार्बन के 3 बॉन्ड होंगे तो उस कंडीशन में या तो कार्बन पर प्लस चार्ज होगा या कार्बन पर माइनस चार्ज होगा। इसके साथ ये रेजोनेंस फॉर्म है जिसमें आप लोगों के पास बताया गया है कि कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जब पाई बॉन्ड ब्रेक होता है तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड जो है ऑक्सीजन पर शिफ्ट होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होता है और कार्बन पर प्लस चार्ज हो जाता है। इसी तरह ये आप लोगों के पास जो सिस्टम है इसमें कार्बन साथ वाला जो कार्बन है वो अनसेचुरेटेड या उसके पास ना ही लोन पेयर है या इलेक्ट्रॉन इधर से शिफ्ट होता है, तो उस कंडीशन में ये कार्बन के 5 बॉन्ड बनते हैं जो कि पॉसिबल नहीं है, इस वजह से इनकी रेजोनेंस फॉर्म पॉसिबल नहीं। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है, इनकी रेजोनेंस फॉर्म आप लोगों ने ड्रा करनी है। अगर कहते हो तो मैं बता देता हूँ, लेकिन आप लोगों ने एग्जाम्पल जो एक्सरसाइज है उसमें से एग्जाम्पल रेजोनेंस की जो है वो सॉल्व करनी है। इसमें जो रेजोनेंस, और जिस वक्त आप लोगों को पेपर में क्वेश्चन आएगा तो उस कंडीशन में ये एरो के निशान नहीं होंगे, उसमें आप लोगों ने खुद ने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट किस डायरेक्शन में पॉसिबल है। इस कंडीशन में जिस वक्त आप लोग स्ट्रक्चर ए को देखते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों ने ये देखना है कि किस साइड पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है और किस साइड पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है। इस कंडीशन में ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज है और इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब है ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। इसी वजह से ये जो पाई बॉन्ड है इसको ऑक्सीजन ने अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। जिस वक्त ये पाई बॉन्ड इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगा उसी वक्त ये जो कार्बन है जिसपे के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, इसने ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करना है इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान, जिसकी वजह से आप लोगों के पास इस ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड बनेगा और ऑक्सीजन न्यूट्रल फॉर्म में होगा, इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा और इस कार्बन पर भी कोई चार्ज नहीं होगा। ये इसकी सेकंड रेजोनेंस फॉर्म होगी। इसके बाद जिस वक्त आप लोग बी को चेक करते हो, बी स्ट्रक्चर को चेक करते हो, तो उस कंडीशन में आप लोगों ने जिस वक्त इसकी मूवमेंट करवानी है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास ये जो ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन में ये कैपेसिटी है कि ये लोन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिलीज भी कर सकता है। इसकी दोनों फॉर्म पॉसिबल हैं। इधर से आप लोग लोन पेयर को इधर शिफ्ट करवाओ और ये पाई बॉन्ड इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो सकता है, जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आएगा और इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बनेगा। ये भी इसकी रेजोनेंस फॉर्म पॉसिबल है। और इसके साथ ये पाई बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट होता है तो उस कंडीशन में इस कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा और इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा।
ये भी इसकी रेजोनेंस फॉर्म पॉसिबल है। लेकिन जिस वक्त आप लोग स्ट्रक्चर सी को चेक करते हो तो उस कंडीशन में ये वाला कार्बन जो अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ डायरेक्टली अटैच है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और इस कंडीशन में ये पाई बॉन्ड जिस वक्त इधर शिफ्ट होगा तो उस कंडीशन में ये कार्बन न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और इस कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ने मूवमेंट शो की है और वो इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्ट होकर इस कार्बन पर आ गया है, जिसकी वजह से इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई है, जिसकी वजह से इस पर प्लस चार्ज आएगा। और इसके पास जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी इसने एक इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट कर लिया है, जिसकी वजह से इसकी डेफिशिएंसी खत्म हो गई है और ये न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा और इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड बनेगा और इस कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा इसकी सेकंड रेजोनेंस फॉर्म में। जिस वक्त हम डी को चेक करते हैं तो उस कंडीशन में ये लोन पेयर इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान शिफ्ट होगा, ये पाई बॉन्ड जो है वो इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान शिफ्ट होगा और इस कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो पाई बॉन्ड है वो ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ऑक्सीजन और इस कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा, इस कार्बन और इस सेकंड कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा, सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा और थर्ड कार्बन और फोर्थ कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा और ये कार्बन भी न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और ये इसकी सेकंड रेजोनेंस फॉर्म होगी। यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो। रेजोनेंस के बारे में अगर कोई भी आप लोगों को कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो। जी किसी कोई कंफ्यूजन नहीं है? जी बता दें एक दफा पॉजिटिव और नेगेटिव कब आएगा? पॉजिटिव और नेगेटिव में आप लोगों ने इस चीज का ख्याल रखना है कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जिस डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, यानी कि जिस एटम पर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और जिसके पास से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उस पर प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि जिस वक्त जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उस पर ही नेगेटिव चार्ज होगा और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उसका मतलब है कि उसके पास प्रोटॉन के एक्सेस में हो गए हैं और उसी वजह से उस पर प्लस चार्ज आएगा। जिसके डायरेक्शन में जिस एटम पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे उस पर नेगेटिव चार्ज और जिसके पास से इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम पर शिफ्ट हो रहे हैं उस पर प्लस चार्ज आएगा। और ऐसा इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्जुगेटेड सिस्टम। एक होता है कि सैचुरेटेड सिस्टम, सॉरी कॉन्जुगेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड मौजूद, अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड मौजूद हो। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। और वो वाले इन कंपाउंड्स में जिसमें अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड मौजूद होगा उसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर सकते हैं और जिस वक्त इलेक्ट्रॉन की आसानी से मूवमेंट हो सकती है उनकी ही हम रेजोनेंस फॉर्म ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास सिस्टम के अंदर ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर है जिसमें अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है तो उनको हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं कहते, उनको हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। और ऐसे सिस्टम्स में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नहीं होती है और जिस वक्त इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नहीं होगी उन कंपाउंड की रेजोनेंस फॉर्म भी नहीं बनेगी और जिनकी रेजोनेंस फॉर्म बनती हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं और जिनकी रेजोनेंस फॉर्म नहीं बनती, जिन कंपाउंड की रेजोनेंस फॉर्म नहीं बनती वो कम स्टेबल होते हैं।
जिस तरह आप लोग ये भी पढ़ते हो कि बेंजीन रिंग जो है वो ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के, क्योंकि बेंजीन रिंग के अंदर भी डबल बॉन्ड है, और जिस वक्त हम अनसेचुरेटेड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को चेक करते हैं उसके दरमियान भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन मौजूद है, यानी कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है। लेकिन बेंजीन रिंग के अंदर रेजोनेंस फॉर्म है। अगर आप लोगों के पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और उसमें रेजोनेंस नहीं है तो उस कंडीशन में वो कम स्टेबल है। बेंजीन रिंग इसी वजह से ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि उसमें रेजोनेंस, उसकी रेजोनेंस फॉर्म बन सकती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीली मूव कर रहा होता है, और जो फ्रीली मूव कर रहा होता है इसका मतलब है उसको डोनेट करना मुश्किल होता है, उसको आप उस इलेक्ट्रॉन को आप लोग आसानी से कैच नहीं कर सकते। जिस वक्त आप लोग इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट नहीं करोगे इसका मतलब है कि वो जल्दी से बॉन्ड नहीं बनाएगा, और जिस वक्त वो जल्दी से बॉन्ड बनाएगा नहीं तो इसका मतलब है कि वो ज़्यादा स्टेबल है। ये एक एग्जांपल दी हुई है कि अगर आप लोगों के पास ऐसा सिस्टम है जिस अनसैचुरेटेड सिस्टम है और उसके साथ आप लोगों के पास ऐसा एटम्स मौजूद है जिसके पास लोन पेयर है, तो उस कंडीशन में वो रेजोनेंस शो कर सकता है, क्योंकि इस कंडीशन में नाइट्रोजन जो है वो लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। डोनेट करने के बाद नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बनेगा, और फौरन से कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है उसमें से पाई बॉन्ड जो है या पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड बनेगा, इस कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड बनेगा, और इस नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि नाइट्रोजन ने लोन पेयर को डोनेट किया है। इसका मतलब है कि इसके पास से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, या नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो रही है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है उस पर हम प्लस चार्ज लिखते हैं। अब जिस वक्त ये पाई बॉन्ड ब्रेक होता है जिसकी वजह से लोन पेयर, ये जो पाई बॉन्ड है वो ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगा, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर जा रहे हैं, और जिस वक्त इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर जाएंगे इसका मतलब है कि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो रही है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होंगे उस पर हम नेगेटिव चार्ज लिखते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जिसकी जो सेकंड रेजोनेंस फॉर्म बनती है उसमें ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होगा, और इस ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड बनेगा, इस कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड बनेगा, और नाइट्रोजन पर जो है वो प्लस चार्ज होगा। ये इसकी रेजोनेंस फॉर्म है जिसके जरिए लोन पेयर शिफ्ट हो रहा है इस कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान, और ये पाई बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो रहा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड और बनता है, और इस कार्बन नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज आता है। इसका मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, कभी ये ऑक्सीजन पर जाता है, फिर नाइट्रोजन, ये कार्बन पर आता है, फिर नाइट्रोजन पर जाता है, फिर नाइट्रोजन से कार्बन, फिर कार्बन से ऑक्सीजन पर, जिसकी वजह से ये एक जगह पर फिक्स नहीं होता, और इसी वजह से ये जो बॉन्ड होते हैं, जो पाई बॉन्ड, कभी इधर कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान बन रहा है या कभी कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बनता है, ये पाई बॉन्ड फिक्स नहीं होता। इसी वजह से इसको हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं, जो इंडिकेट करता है कि आप लोगों के पास पार्शियल पाई बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान है, पार्शियल पाई बॉन्ड जो है वो कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान। डॉटेड लाइन इंडिकेट करती है कि आप लोगों के पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान भी हो सकता है, और डबल बॉन्ड कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान भी हो सकता है, और रेजोनेंस के लिए लाजमी है कि आप लोगों के पास ये जो कार्बन जो एटम्स हैं जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो, और इसमें एक ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड हो जिसमें एक लोन पेयर, और वो लोन पेयर फ्रीली मूव करता है जिस वक्त उनकी रेजोनेंस होती है।
इसके बाद ये इसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ड्रा की हुई है कि आप लोगों के पास एक साइड पर नाइट्रोजन है, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, और इस ऑक्सीजन के ये जो दो लोन पेयर हैं, ये इसका अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, और ये कार्बन का अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, और ये लोन पेयर वाला नाइट्रोजन का ऑर्बिटल है, और इनकी ओवरलैपिंग हो रही है, तीनों ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही है। ओवरलैपिंग का मतलब है कि इनका एक रास्ता बन रहा है जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहे हैं। जिस वक्त ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं तो उस कंडीशन में इन कंपाउंड में रेजोनेंस होती है, और इन कंपाउंड को हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहते हैं। जिन जहाँ तक एटम्स के दरमियान रेजोनेंस होती है उस वाले पार्ट को हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहते हैं कि इन एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फ्रीली मूव कर रहे हैं, एक जगह पर फिक्स नहीं है, वो फ्रीली मूव कर रहे हैं, और ऐसे कंपाउंड जो है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्जुगेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन। आप लोगों अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ा है इसमें अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो। अगर आप लोगों को कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो वो पॉइंट आप लोग पूछ सकते हो। करना चाहती हूँ रोज दिहाड़ी और लाफिस करोगे तो रोज दिहाड़ी लाफिस नहीं ना करेगा, ये ना ये चीज़ों में स्टाइल करो। इसको टा करना सिखाना है। जबर को कोई भी उद्योग। आप लोगों ने बताना है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। अलीना, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? अलीना, हाइब्रिडाइजेशन की होंदी हाइब्रिडाइजेशन दो एटॉमिक ऑर्बिट जिन्हें एनर्जी डिफरेंट होंदी वो आपस में मिलदे ने ते एक दो ऐसे ऑर्बिटल बनाते हैं जिन्हें एनर्जी सेम होंदी है, जिन्हें हाइब्रिड ऑर्बिटल। खदीजा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? खदीजा, वसीम। यस सर। सर हाइब्रिडाइजेशन सर प्रॉपर डेफिनेशन तो नहीं मुझे अब है, लेकिन वो सर वो उसकी टाइप्स होती हैं sp ऑर्बिटल, sp2, sp3 और हाइब्रिडाइजेशन। इसमें ऑर्बिटल्स की सर वो होती है ओरिएंटेशन वगैरह सारा, मतलब डिफरेंट कंपाउंड्स की डिफरेंट ओरिएंटेशन होती है। सर मुझे प्रॉपर तो नहीं याद कोई बात नहीं। ऐसे। अलीना खालिद, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? अलीना खालिद। अलीना खालिद क्लास में हो? आयशा फातिमा। जी सर। ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? सर मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल का मिक्सचर। एटम्स के ऑर्बिटल की मिक्सिंग को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो आप लोगों ने कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी थी जिसमें कार्बन जो है sp sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। उसमें आप लोगों कार्बन के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे उनको मिक्सअप करते हैं, और मिक्सअप करने के बाद आप लोगों के पास ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनको आप लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हो। उनकी एनर्जी और शेप सेम होती है, और उस कंडीशन में
ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग के बाद आप लोगों के पास जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनते हैं उनकी शेप भी सेम होती है और उनकी एनर्जी जो है वो भी सेम होती है। और कॉन्जुगेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड जो है वो एक साइड से दूसरी साइड पर मूवमेंट शो करता है, जिसके जरिए वो एक साइड पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी करता है और दूसरी साइड पर इलेक्ट्रॉन को एक्सेस में लेकर आता है। यानी कि जिस साइड से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज प्लस चार्ज, और जिस एटम की तरफ मूव करता है उस पर प्लस चार्ज आता है। इसमें सबसे पहले बेंजीन रिंग के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया है। इसके बाद इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक जिस वक्त आप लोग इसके ऑर्बिटल ड्रा करते हो उस कंडीशन में हर कार्बन, क्योंकि आप लोग कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के दौरान बेंजीन रिंग के हर कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 होती है, जिसमें एक ऑर्बिटल, हर कार्बन का एक ऑर्बिटल जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड रहता है, जिसकी वजह से उसके पास एक ऑर्बिटल, हर कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। उस अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। अब ये कार्बन दूसरे कार्बन के साथ वाला, जो दूसरा साथ वाला कार्बन है उस पर भी एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और उस इलेक्ट्रॉन के साथ ये पैरेलल ओवरलैपिंग करता है, जिसकी वजह से ये पाई बॉन्ड बनता है। इसी तरह ये कार्बन थर्ड कार्बन के साथ अटैच होता है, थर्ड कार्बन फोर्थ कार्बन के साथ, फोर्थ फाइव, और उस कंडीशन में ये 6 जो कार्बन है, 6 कार्बन के पास 6 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं। यानी कि हर कार्बन के पास एक एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है जो इसकी प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। और ये ऑर्बिटल जो हैं एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग कर सकते हैं। कभी फर्स्ट कार्बन वाला ऑर्बिटल सेकंड कार्बन वाला ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करता है, और कभी फर्स्ट कार्बन वाला ऑर्बिटल 6 कार्बन का जो ऑर्बिटल है उसके साथ ओवरलैपिंग करता है। इसका मतलब है कि इसके में पॉसिबिलिटी है कि ये कार्बन, फर्स्ट कार्बन का ऑर्बिटल सेकंड कार्बन वाले ऑर्बिटल से भी ओवरलैपिंग कर सकता है, और 6 कार्बन का जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है उसके साथ भी ओवरलैपिंग कर सकता है। इसी तरह सेकंड कार्बन जो है उसका अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के पास ये पॉसिबिलिटी है कि वो थर्ड कार्बन वाले अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर सकता है, या फर्स्ट कार्बन के अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ भी ओवरलैपिंग कर सकता है। इसी तरह जो थर्ड कार्बन है वो फोर्थ के साथ और सेकंड के साथ कर सकता है। इसी तरह जो फोर्थ है वो थर्ड के साथ, और फोर्थ जो है वो थर्ड के साथ और फिफ्थ के साथ कर सकता है, और जो फिफ्थ है वो फोर्थ के साथ और सिक्स के साथ कर सकता है। और जो 6 कार्बन वाला हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो फिफ्थ के साथ भी कर सकता है और फर्स्ट के साथ भी कर सकता है। इसका मतलब है कि इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकता है, एक कंप्लीट पाथ इसको मिल जाता है, जिसके जरिए फर्स्ट कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड के साथ ओवरलैपिंग कर सकता है, सेकंड वाला थर्ड के साथ कर सकता है, थर्ड वाला फोर्थ के साथ कर सकता है, फोर्थ वाला फिफ्थ के साथ कर सकता है, फिफ्थ वाला सिक्स के साथ, और सिक्स फिर दोबारा से फर्स्ट के साथ कर सकता है। इसका मतलब है कि इसके पास एक कंप्लीट रूट है जिसके जरिए इलेक्ट्रॉन की आसानी से मूवमेंट हो सकती है, और इसी वजह से इसकी ओवरलैपिंग होती है, जिसके जरिए इसके पास इक्वल चांस होते हैं कि आप लोगों के पास ये फॉर्म भी बन सकती है और ये फॉर्म भी बन सकती है, क्योंकि एटम्स जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं उनकी ओवरलैपिंग 2 तरह से हो सकती है। इस स्ट्रक्चर के मुताबिक भी हो सकती है और इसके मुताबिक भी हो सकती है, और इसी वजह से हम जब भी बेंजीन रिंग के स्ट्रक्चर लिखते हैं तो पहले बेंजीन के 6 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर लिखते हैं, उसके बाद पाई बॉन्ड को डॉटेड लाइन से शो करते हैं, जो इंडिकेट करता है कि पाई बॉन्ड की एग्जैक्ट पोजीशन किसी 2 एटम के दरमियान फिक्स नहीं है, वो कंप्लीटली इन सर्कल में है।
यानी कि कभी सिंगल बॉन्ड में बनती है, कभी डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद इसके ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बेंजीन रिंग के टोटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रा किए हुए हैं, क्योंकि इसमें 6 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, 6 कार्बन एटम है, जिसकी वजह से आप लोगों के पास 6 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। और जिस वक्त आप लोग 6 एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स अप करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास मिक्स अप करने के बाद 6 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने चाहिए, क्योंकि जब भी आप लोग जितने नंबर ऑफ एटम्स को मिक्स अप करते हो उतने ही आप लोगों के पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। आप लोगों के पास 6 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, तो इसका मतलब है आप लोगों के पास 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। और इसमें पाई बॉन्ड आप लोगों के पास बेंजीन के अंदर 3 बनते हैं। आप लोगों ने MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी है इनऑर्गेनिक में, जिसमें आप लोग जिस वक्त मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर ड्रा करते हो तो उस कंडीशन में आप लोग उनके एनर्जी लेवल ड्रा करते हो। सबसे नीचे जो है वो वाले शेप लिखते हो जिसकी एनर्जी सबसे कम है, उसके बाद वो वाली शेप लिखते हो जिसकी एनर्जी ज़्यादा है, उसके बाद उसकी एनर्जी लिखते हो जिसकी एनर्जी ज़्यादा है, उसके बाद उसकी स्ट्रक्चर ड्रा करते हो जिसकी एनर्जी ज़्यादा है। इस ऑर्डर के साथ आप लोग स्ट्रक्चर को ड्रा करते हो। इस कंडीशन में आप लोगों के पास पाई बॉन्ड बेंजीन के अंदर 3 बनते हैं, 3 पाई बॉन्ड बनते हैं। इसका मतलब है इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 6 है। और जिस वक्त आप लोग एनर्जी लेवल ड्रा करते हैं तो उस कंडीशन में 1 2 3 4 5 6 एनर्जी लेवल बनते हैं और उनकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल शेप जो है वो आप लोगों के सामने है। जिस वक्त आप लोग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हो तो उस कंडीशन में आप लोग सबसे पहले लोअर एनर्जी लेवल वाले शेप में इलेक्ट्रॉन को फिल करते हो और इसमें आप लोगों के पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक शेप के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसके बाद आप लोगों के पास ये शेप है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है पहले की निस्बत, इसमें एक में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरी में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। उसके बाद ये 2 शेप हैं और उसके बाद ये लास्ट है। इन शेप को हम कहते हैं, ये आप लोगों के पास जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ऊपर वाले जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं इनको हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर आप लोगों के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं जिनको आप लोग फिल कर रहे हो इलेक्ट्रॉन को वो टोटल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आते हैं तो उस कंडीशन में स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगी। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है। और अगर आप लोगों के पास है ये इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में आना शुरू हो जाते हैं तो उस कंडीशन में स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कम होना शुरू हो जाती है। अगर आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में आते हैं तो उस कंडीशन में स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगी और अगर इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में आते हैं तो उस कंडीशन में स्ट्रक्चर जो है वो कम स्टेबल होती है। और बेंजीन के जिस वक्त हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रा करते हैं जिस तरह आप लोगों के पास शो हो रहे हैं तो इस कंडीशन में इसके टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आते हैं, जिसकी बेस पर या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बेस पर हम कह सकते हैं कि बेंजीन रिंग जो है वो ज़्यादा स्टेबल फॉर्म है, क्योंकि इसके टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर ही आ रहे हैं। आप जब भी इसके बाद कुछ रूल हैं कि आप लोगों के पास कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक होगा या नहीं होगा। इसके लिए सबसे पहला रूल ये है कि आप लोगों के पास जो कंपाउंड है वो साइक्लिक फॉर्म में होना चाहिए। अगर आप लोगों के पास सिस्टम साइक्लिक फॉर्म में है तो उस कंडीशन में वो एरोमेटिक हो सकता है, कंप्लीटली नहीं है कि वो एरोमेटिक ही होगा। ये पॉसिबल है कि उसके लिए नेसेसरी कंडीशन है कि वो सिस्टम आप लोगों का साइक्लिक फॉर्म में हो। उस कंडीशन में वो हो सकता है कि वो एरोमेटिक हो, ये भी हो सकता है वो एरोमेटिक ना हो। इसके बाद इसकी दूसरी शर्त ये है कि आप लोगों के पास जितने भी ऑर्बिटल हैं, जिस तरह ये ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल है, ये जितने भी आप लोगों के पास बनते हैं वो टोटल ऑर्बिटल जो हैं वो एक ही प्लेन में हो, सेम ही प्लेन में हो, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर फॉर्म में ना हो, सेम एक ही प्लेन के अंदर लाई करते हैं।
इसके बाद थर्ड ये है कि आप लोगों के पास जो पाई बॉन्ड है, पाई ऑर्बिटल हैं, वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट होने चाहिए। जिस तरह ये कार्बन है, उसके बाद सेकंड कार्बन, उसके बाद ये कार्बन, अब ये वाले जो पाई ऑर्बिटल हैं वो एक दूसरे के साथ एडजेसेंट पोजीशन पर है, एक दूसरे के साथ साथ वाली पोजीशन पर। उसके बाद फोर्थ रूल है कि उनमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यहाँ पर n जो है नंबर ऑफ रिंग्स को शो कर रहा है कि आप लोगों के पास एक रिंग है, 2 रिंग है या 3 रिंग है। इस कंडीशन में जिस वक्त आप लोग इसको अप्लाई करते हो बेंजीन रिंग के लिए, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास एक कंप्लीट रिंग बनता है। और जिस वक्त आप लोग इसमें n की जगह पर 1 वैल्यू पुट करते हो, तो 1 को जिस वक्त 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो आप लोगों के पास आंसर 4 आता है। 4 में 2 प्लस करोगे तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन की कंडीशन होती है। और जिस वक्त आप लोग चेक करते हो तो उस कंडीशन में बेंजीन रिंग के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। इसका मतलब है कि बेंजीन जो है वो एरोमेटिक इन नेचर है। इसी तरह अगर आप लोगों के पास कोई और स्ट्रक्चर हो तो उसकी बेस पर आप लोगों ने ये जो 4 पॉइंट्स पढ़े हैं, इन 4 पॉइंट की बेस पर आप लोगों ने बताना है कि वो स्ट्रक्चर जो है वो एरोमेटिक है या नहीं है। अगर वो इन चारों पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट को भी फॉलो नहीं करता तो इसका मतलब है वो कंपाउंड या स्ट्रक्चर जो है वो एरोमेटिक नहीं है। अगर वो चारों पॉइंट्स को फॉलो करता है तो उस कंडीशन में स्ट्रक्चर जो है वो एरोमेटिक इन नेचर है, अदरवाइज वो नॉन एरोमेटिक होगा। आज जो आप लोगों ने पढ़ा है इसमें से अगर आप लोगों को जो भी कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो। जी सर ये लास्ट पॉइंट दोबारा बता दें। टू ये दे मस्ट हैव 4n+2 पाई। यहाँ पर n जो है वो इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ रिंग्स को। क्या आप लोगों के पास एक रिंग बनती है बेंजीन की, या 2 रिंग बनती हैं, या 3 रिंग बनती है। उस कंडीशन में आप लोगों ने उस कार्बन जो रिंग है उसकी क्वांटिटी को n की जगह पर पुट करना है। जिस तरह आप लोगों के पास बेंजीन रिंग है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास सिर्फ एक रिंग बनती है, तो n की जगह पर आप लोग वैल्यू पुट करते हो 1 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों के पास आंसर 4 ही आएगा, और 4 में 2 को प्लस करते हैं तो आप लोगों के पास टोटल वैल्यू बनती है 6 का मतलब है कि आप लोगों के पास बेंजीन रिंग के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 होने चाहिए। अगर 6 से कम होंगे या ज्यादा होंगे तो उस कंडीशन में वो एरोमेटिक नहीं होगा। ठीक है। इस कंडीशन में अगर आप लोग नेफ्थालीन की बात करते हो तो नेफ्थालीन में बेंजीन रिंग 2 होती है। उस कंडीशन में आप लोग n की वैल्यू 2 पुट करोगे, क्यों उसमें रिंग जो है वो 2 है। जिस वक्त आप लोग 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 8, और 8 में 2 प्लस करोगे तो आप लोगों के पास 10 बनते हैं। इसका मतलब है कि नेफ्थालीन में अगर आप लोगों के पास 10 इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे तो वो एरोमेटिक है। अगर उसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है वो नॉन एरोमेटिक है, एरोमेटिक नहीं। आप लोग इसकी बेस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते हो और उसके बाद बताते हो कि आप लोगों के पास कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक है या नहीं। अगर उसमें इतने इलेक्ट्रॉन मौजूद हों तो उस कंडीशन में स्ट्रक्चर जो है वो एरोमेटिक होगी, अदरवाइज वो नॉन एरोमेटिक होगी। जी इसके अलावा कोई और पॉइंट है आप लोगों का? और आज का आप लोगों का लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया है। एक्सक्यूज मी सर, आपसे एक बात पूछनी थी। जी सर मैंने पूछा था सर कि एक्चुअली सारा दिन लाइट नहीं थी बारिश की वजह से, तो असाइनमेंट जो है सिर्फ अपलोड करने में 1 घंटा लेट हुई है। चलें कोई बात नहीं, आप मुझे मेल तो कर दो कम से कम। सर नहीं मैंने अपलोड कर दी है लेकिन घंटा लेट है। कोई बात नहीं, आप मुझे मेल भी कर दो असाइनमेंट जो है। ठीक है सर। सर मेरी तो बिल्कुल भी नहीं हो रही